हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मीट। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। मतलब कि हम लोग देखेंगे कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है और कौन कौन से वेरियस मेजर्स हैं जिससे हम लोग सप्लाई ऑफ मनी को मेजर कर सकते हैं, और उसके बाद आखिर इकॉनमी में मनी कौन सप्लाई करता है। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। तो सप्लाई ऑफ मनी इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी मनी एक कंट्री की जनरल पब्लिक के हाथ में होगा उसको हम लोग कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि जनरल पब्लिक के हाथ में है उसको हम लोग कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे केवल हम लोग उसी मनी को इंक्लूड करते हैं जो कि जनरल पब्लिक के हाथ में है। जो सप्लायर्स ऑफ मनी हैं उनके हाथ में जो मनी होता है उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। तो सप्लायर्स ऑफ मनी मतलब कि जैसे गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, या फिर कहें तो कमर्शियल बैंक्स हो गया। सो इन लोग के पास जो भी मनी है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, केवल जो पब्लिक के पास मनी है उसी को इंक्लूड करते हैं। ठीक है। सो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मतलब इस मनी को हम लोग कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं। सो सबसे पहला हमारा मेजर होता है M1 मेजर। ठीक है। सो M1 के अंदर हम लोग के जो एलिमेंट्स आते हैं वो है C प्लस DD प्लस OD। सो C मतलब कि जो भी करेंसी और कॉइन्स हैं पब्लिक के पास वो आ जाते हैं। उसके बाद DD मतलब कि डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब कि ऐसे डिपॉजिट्स जो जब हमें नीड हो तब हम बैंक से जाके विड्रॉ कर सकें। सो फॉर एग्जांपल जो हम लोग सेविंग अकाउंट में अपना मनी डिपॉजिट करके रखते हैं उसको हम लोग जब चाहें तब विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो आ जाता है हम लोग का डिमांड डिपॉजिट के अंदर। सो अदर डिपॉजिट्स भी डिमांड डिपॉजिट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन उनमें जो डिफरेंस होता है वो बस यही होता है कि जो अदर डिपॉजिट्स में डिपॉजिटर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक नहीं होते। उसके अंदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं जैसे कि नाबार्ड, और या तो फिर कोई फॉरेन गवर्नमेंट का या फॉरेन सेंट्रल बैंक का कोई डिपॉजिट होता है RBI के साथ, तो वो सब इसमें आ जाता है। ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, और यूजुअली यही वाला मेजर हम लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी 3 और मेजर्स हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट मेजर है वो है M2। अब M2 के अंदर M1 के तो सारे कंपोनेंट्स आते ही आते हैं, प्लस उसके साथ एक और कंपोनेंट जुड़ जाता है जो कि है डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। ठीक है। सो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में जो भी डिपॉजिट करते हैं जनरल पब्लिक वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है M2 में। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है M3। सो M3 के अंदर फिर से M1 के तो सारे एलिमेंट्स होते ही होते हैं, प्लस उसके साथ एक और चीज़ जो जुड़ जाता है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। FD मतलब कि जो फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करती है जनरल पब्लिक। फॉर एग्जांपल मैं अगर 5 साल के लिए बैंक में पैसे रख देती हूँ कि 5 साल तक मैं इसको विड्रॉ नहीं करूँगी, सो उस पर बैंक मुझको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। सो वो होती है हम लोग की फिक्स्ड डिपॉजिट। उसके बाद हम लोग की नेक्स्ट आता है M4 मेजर। ठीक है। M4 इसके अंदर M3 के तो सारे कंपोनेंट्स होते ही होते हैं, प्लस इसके साथ क्या जुड़ जाता है टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। मतलब कि टोटल मैंने जो भी डिपॉजिट्स किया पोस्ट ऑफिस के साथ वो इसमें यहाँ पे जुड़ जाता है। सो ये हो गया हम लोग का M1, M2, M3 एंड M4। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है हु सप्लाइज मनी। मतलब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सप्लायर्स ऑफ मनी के बारे में। सो हमारी इकोनॉमी में 3 सप्लायर्स हैं मनी के, वो है सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट। सो सबसे पहले सेंट्रल बैंक की बात करें तो सबसे पहले इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI। ठीक है। सो RBI के पास अथॉरिटी होती है नोट्स और कॉइन्स को इशू करने की, लेकिन उसके एक्सचेंज में RBI को कुछ मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है अपने पास। मतलब कि बेसिकली उसको 200 करोड़ रुपीस का रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ जो है वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। सो इस तरीके से RBI को रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। तो मैंने क्या क्या बोला कि 115 करोड़ होना चाहिए गोल्ड और 85 करोड़ होना चाहिए हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी। ठीक है। फॉरेन करेंसी।
सो ये होता है, और जो ये सिस्टम होता है ना, ये जो इतना उसको मेंटेन करना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है। सो आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है करेंसी इशू करने की, लेकिन उसके रिटर्न में उसको मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है 115 करोड़ का गोल्ड का एंड 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी का। सो ये हो गया हम लोग का आरबीआई के बारे में। उसके बाद आता है कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स हमारी देती हैं डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब कि बेसिकली जो पब्लिक है वो जाके अपना पैसा कमर्शियल बैंक्स में रखती है और उस डिपॉजिट के बदले में कमर्शियल बैंक्स उनको इंटरेस्ट देती है। सो इस तरीके से कमर्शियल बैंक इकॉनमी में मनी सप्लाई करती है, और इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे मनी क्रिएशन की बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का कमर्शियल बैंक का। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है वो 1 रुपये के कॉइन्स और नोट्स को इशू करती है। ठीक है। सो मतलब कि बाकी सारी करेंसी आरबीआई इशू करती है, लेकिन केवल और केवल 1 रुपये के नोट्स और कॉइन्स को गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। सो इसी के साथ इस वाले वीडियो का जो कंटेंट था वो फिनिश होता है। आपको इससे रिलेटेड नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, देन डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। टिल देन, गुड बाय।